यहाँ पे कहाँ से हमें कराना है? आई थिंक ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, राइट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। चलो बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 38 टू 46, 38 टू 46, एनी डाउट? 38, 44, 45, ठीक है। 38 में क्या डाउट है? देखते 38 क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम वुड बी न्यूमेरिकली सेम एज, तो देख लो, Na से Na प्लस जाएंगे, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, ये किसके बराबर होगा, है ना? न्यूमेरिकली वैल्यू इलेक्ट्रॉन, लेट्स से गेन एंथैल्पी यू कैन से, है ना, उसके बराबर होगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा, किसकी? Na प्लस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस, है ना? जितना है ना इधर से इधर जाने में होगा, उतना ही इधर से इधर जाने में, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 44, which of the transition will the electron affinity positive? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव। नाउ अगेन, एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट शुड बी लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। So formation of, it's a endothermic reaction. Obviously you will be thinking कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव तो नेगेटिव वाला जो कंफ्यूजन है, बट जो लैंग्वेज है उससे यही लग रहा है, ठीक है? तो ये O2 माइनस फ्रॉम O माइनस, ये होगा। तो फर्स्ट, है ना, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तो पढ़ाया गया है क्लास में, सल्फर, सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। और एनी अदर डाउट? 46, 41, 42, 41 में क्या डाउट है? Which of the following gains electron more easily, है ना? कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मोर इजीली? तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। नहीं, गेन्स मोर इजीली मतलब ये कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन इजीली, दे आर आस्किंग। तो इन सब की पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी और इसकी फर्स्ट आएगी व्हिच इज नेगेटिव, तो ये डी। और कोई डाउट 41 के अलावा? 42 में आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमंग्स द फॉलोइंग। लीस्ट स्टेबल पूछा है इन्होंने, तो कैसे इसको करेंगे? मतलब कोई बनना ना चाहता हो, एक तरह से ऐसे ही हुआ ना, तो यही होगा बोरॉन, है ना? दिस मतलब फॉर्मेशन बी से बी माइनस फॉर्मेशन, नहीं सॉरी नॉट बी, बेरिलियम, बेरिलियम माइनस, नॉट बी, बी माइनस, ये होगा बेरिलियम माइनस। बेरिलियम माइनस काइंड ऑफ स्टेबल है, तो वो बेरिलियम माइनस में जा रहा है तो थोड़ा अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये होगा, है ना? ये स्टेबल और उससे आया, ये स्टेबल था ना, इसमें आपने जब रिएक्शन दी, ये डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, राइट? डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। 46 के बाद 47 टू 57, 47 टू 57, 48, 51, 47,
54, रुक जाओ, वेट पहले इतने कर लेंगे, 47, 48, 51, 54. फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन. तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? खुद रिड्यूस हो रहा है, राइट? ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ. ब्रोमीन से ज्यादा है, ऐसा कहना है. Small size of fluorine, non-metallic character of fluorine, more electronegativity, more electron repulsion in fluorine. तो यहाँ पे जो ये टेंडेंसी है F माइनस बनने की, है ना, वो एक्चुअली है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना, ब्रोमीन की कंपैरिजन में. यही तो हुआ, ये इसकी एफिनिटी ज्यादा है और एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं पे होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. मोर रिपल्शन तो नहीं आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है. अब एफिनिटी ज्यादा है तो स्मॉल साइज पे भी डिपेंड करता है. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसलिए यू कैन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है. तो ये दोनों फैक्टर आ सकते हैं. मतलब इनडायरेक्टली स्मॉल साइज भी एक रीजन हो सकता है ये, ठीक है. सो देयर कैन बी टू रीजन, ठीक है. यस, हाँ, ये भी इनडायरेक्टली आंसर यही है. हाँ ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सही है. स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इज आल्सो लेट्स से रीजन, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन हो रही है ना, ब्रोमीन और क्लोरीन की, सॉरी ब्रोमीन की. ठीक है. 47 के बाद नेक्स्ट था 48. Pair of atom is electronegative difference is the greatest. अब इसमें आपको थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा. तो ये लग सकता है lithium iodine. Lithium is approximately 1, iodine is approximately 2.6 something, 66. बोरॉन कार्बन नहीं होगा. पोटेशियम क्लोरीन भी हो सकता है. पोटेशियम इज अराउंड 0.9 and chlorine is 3.1. so yes, this is going to be answer. ठीक है. Question number 51. Which of the following is in increasing order of their electron negativity values? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज का. सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, ये कार्बन है तो ये तो हटा दो, है ना. फिर क्या है, डाउन लेफ्ट टू राइट बढ़ती है तो ये हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, फ्लोरीन. यस. 47 का आंसर सी, सी सी. ए भी हो सकता है, ए कैन बी इनडायरेक्टली ट्रू. फिर है 51 के बाद 52. मलिकन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन. तो मलिकन्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फॉर्मूला है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2. इट डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. 54. among the following which has maximum hydration. तो जिसका साइज जितना छोटा हो उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा. सब पे एक चार्ज है, +1 या -1, है ना. चार्ज बाई साइज रेशियो बताया था आपको, चार्ज सेम है तो फिर देखेंगे साइज. 54. और कोई डाउट के लिए? $57. An element X occurs in short period having configuration this. शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? मतलब सेकेंड या थर्ड पीरियड, है ना. तो ठीक है. द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड इज NH2NP1. का मतलब ये हुआ कि दिस इज 13th ग्रुप, मतलब एल्यूमिनियम हो सकता है या फिर गैलियम हो सकता है. ठीक है. इट्स ऑक्साइड इज, तो ये यस, दिस कैन हैपन. H2O3 एम्फोटेरिक.
55, 56, 55 hydration energy of magnesium is lesser than that of aluminium 3+, है ना? चार्ज बाई साइज रेशियो, चार्ज बढ़ रहा है तो साइज भी कम हो रहा है. 56, in which following order arrange according to basic nature, decreasing basic nature, मतलब Na2O, फिर MgO, फिर Al2O3. ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस, और यू कैन से एसिडिक नेचर इंक्रीजेस. ठीक है, और कोई डाउट नहीं है यहाँ से? $49. If ionization energy of any atom is 10, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, फिर उससे 2.8 को डिवाइड कर लो, 3 आ जाएगा. ठीक है, D4 का आंसर डी है. तो आगे अब पहले 10 क्वेश्चन बिल्डर सब्जेक्टिव में, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव. एक एक करके 1 to 10, 1, 6, 5. चलो देखते हैं. Mn2O7 इज एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, बताया हुआ है क्लास में. ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन let's say oxidation state increases, electron negativity increases. Similarity between lithium and magnesium, this is called diagonal relationship. तो अगर मैं diagonal relationship यहाँ लिख दूं, तो ये किस किस के बीच में है? ऐसे लिथियम सोडियम, है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन. तो ये जो डायगोनली अपोजिट है, इनके बीच में रिलेशन है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ lithium is similar to magnesium. Similarly, properties of beryllium is similar to aluminium, and properties of boron is similar to silicon. ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं? सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम. बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, उसमें सबसे पहली सिमिलैरिटी यही है कि कार्बोनेट्स. ठीक है, कार्बोनेट्स गिव्स CO2 गैस ऑन हीटिंग. तो अगर मैं Na2CO3 को हीट करूंगा तो नो रिएक्शन. ठीक है, बट Li2CO3 को हीट करूंगा तो Li2O प्लस CO2. MgCO3 को हीट करूंगा तो MgO प्लस CO2. ठीक है, फिर दूसरी सिमिलैरिटी है यहाँ पे, सेकेंड, बाइकार्बोनेट्स. Bicarbonate does not exist in solid state, है ना.
है ना। सॉलिड स्टेट का मतलब ओनली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन स्टेट, मतलब जो LiHCO3 MgHCO3 whole twice, CaHCO3 whole twice, ये सब क्या है, एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन स्टेट। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन स्टेट का मतलब कि पानी में मिल रहे हैं। अगर हम मान लो सोचे कि हम पानी हटा दें, उड़ा दें और ये हमें सॉल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और हीटिंग दे आर गोइंग टू ब्रेक इनटू कार्बोनेट्स, तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए केवल और केवल सॉल्यूशन में है, these are not existing in, let's say, solid state। जबकि सोडियम के लिए अच्छे, अगर हम लेंगे सोडियम के बाइकार्बोनेट लेंगे तो उसका, ठीक है, सोडियम के बाइकार्बोनेट्स लेंगे तो फिर वो स्टेबल होते हैं। जो बताए गए हैं बस वही डायगोनल रिलेशनशिप है, ऐसे कोई भी नहीं है, हर डायगोनल रिलेशन सेम सेम नहीं है, ठीक है। Next, let's say example we can say lithium and magnesium reacts with air to give, यहाँ पे लिख सकते हैं Na2CO3 NaHCO3 है ना, can be obtained or can be exist in solid state। Lithium and magnesium reacts with air to give oxide and nitride। तो अगर लिथियम की रिएक्शन होगी एयर से, एयर मतलब O2 एंड N2, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, Li2O plus Li3N। Similarly, magnesium, if it is going to react with air, air मतलब O2 and N2, then it is going to give you MgO plus Mg3N2। नाइट्रेट अभी हमने देखा था, नाइट्रेट पे नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है, लिथियम पे +1। जस्ट राइट द फॉर्मूला 1 and 3 ना, सो यू कैन राइट कि ये कैसे फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया। सोडियम, लेट्स से अगर हम सोडियम की रिएक्शन कर लें, अगर सोडियम एयर से रिएक्ट करेगा तो इट इज ओनली गोइंग टू फॉर्म Na2O बस, it does not form nitrite, only oxide। और लेट्स से सिमिलैरिटी है, लिथियम और मैग्नीशियम में ज्यादा सिमिलैरिटीज है कंपैरिजन टू बेरिलियम और लेट्स से एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन। यस, ये सब लिखना है आप लोगों को क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप रह गया था, है ना। और लेट्स से halides of lithium and magnesium are high, halides of lithium and magnesium are covalent, पहले तो ये लिखते हैं, hence also hence soluble in and soluble in organic solvent। ठीक है, तो अगर मैं लिथियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, MgI2 इन सब की बात करूंगा, आर soluble in, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या हो सकता है, यू कैन से
हेक्सेन, बेंजीन, है ना, कोई भी, लेट्स से अल्कोहल, एसीटोन, एटसेट्रा। बोलो क्या हुआ? Sir, what does capital I represent? कैपिटल I, that Li, आयोडीन, आयोडीन। iodine. Okay, sir. Halides of lithium and magnesium are hygroscopic। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है catches H2O from atmosphere or absorbs, not, no, absorbs H2O from atmosphere। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि Li जो LiCl है, that is going to be dot 2 H2O ये बनाएगा, और M और let's say MgCl2 is approximately let's say 6H2O। ऐसे ये सॉल्ट बनते हैं। अगर हम NaCl की बात करें, NaCl is not hygroscopic। इसीलिए जो आपका प्योर कॉमन सॉल्ट होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं, वो मतलब ऐसा लिक्विड लिक्विड नहीं होगा। मॉइस्चर में भी है ना, बारिश के टाइम पे भी वो बिल्कुल ड्राई रहेगा आपका। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी, तो फिर वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको दिखेगा कि वो, है ना, उसमें थोड़ा सा पानी है, मॉइस्चर है। इम्प्योरिटी मैग्नीशियम की आती है, मेनली मैग्नीशियम क्लोराइड्स की। लिख लो ये। And sir, what are halides? हेलोजन से बेटा हाइलाइट। Okay. रिवाइज कर लो बेटा। करोगे नहीं करोगे? करूँगा सर। कब करोगे? हम्म अभी सर। ठीक है, ये तो हो गए रीजन, चलते हैं वापस। ठीक है, 5 while thallium shows monovalency significantly, ये बता दिया, inert pair effect। 6 in general univalent ions of transition metals do not exist। why? ओके, तो या तो ये बात हमने पहले ही बताई हुई कि इसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए +2 एंड +3 स्टेट्स आर वेरी स्टेबल। +1 एग्जिस्ट इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, बिटवीन दिस +1 एंड +2 स्टेबिलिटी जो है वो +2 की ज्यादा आती है, और उसके पीछे एक डेटा भी हम बोल सकते हैं। कुछ ऐसा डेटा है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स से अगर आयनाइजेशन एनर्जी, सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है,
उनका अगर डिफरेंस, जैसा डेटा है कि उनका अगर डिफरेंस इससे ज्यादा है, रुक जाओ मुझे रिकॉल करने दो, ठीक है। एक मिनट सोचता हूँ। जैसे मान लो Na है, Na प्लस एग्जिस्ट करता है, Na2 प्लस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा कुछ है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो लोअर वाली है ना स्टेबल है, लोअर। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हायर, ऐसा कुछ है। इसका वैसे आंसर क्या दिया है देख लो, 6 में रीजनिंग क्या दे रखी है। नहीं दिया है आंसर, तो या तो देखो इस बेसिस पे भी लोग बोलते हैं कि भाई, है ना, या फिर ये याद रख लो कि इनकी ये दोनों स्टेट स्टेबल है, तो +1 इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता। 6, उसके बाद 8, कंपेयर द वॉन वॉल रेडियस। ये बताइए आपको कोवेलेंट जो है वो सबसे कम होगी और वॉन वॉल सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चलो बताओ भाई। 10 तक और कोई डाउट? 10th एनी अदर डाउट? 11 to 20, 9th, what is the decrease in size from lithium? Why is the decrease in size from lithium to beryllium is greater than that of potassium to calcium? So they are saying कि भाई lithium से beryllium तक जा रहे हैं, and decrease I think in terms of percentage होगा, ठीक है। तो पोटेशियम और कैल्शियम इसमें 3D, लेट्स से वैकेंट 3D पड़ा हुआ है इन दोनों में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1 2p0, है ना, 1s2 2s1 2s2 सॉरी 2p0। यहाँ पे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 4s1 3p0 3d0। तो इन टर्म्स ऑफ डी दे आर गोइंग टू से, है ना, तो परसेंटेज के टर्म्स में बोला होगा ये। दोनों में डी पड़ा हुआ है। आयनिक रेडियस और ब्रोमीन पूछा है ना, तो ब्रोमीन माइनस आ जाएगा ना, Br माइनस। जेड इफेक्टिव का रीजन दे सकते हैं क्या? जेड इफेक्टिव का रीजन जेड इफेक्टिव का रीजन उतना साउंड नहीं करता, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, नाउ 10th के बाद 11 to 20, ठीक है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 11 to 20, 15 17 and 20। if you are given Avogadro number of x, आई थिंक ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि x एटम है और इनको, है ना, 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक x/2 रह गए, अब x/2।
ठीक है, इफ हाफ ऑफ द एटम ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन, तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे और ये निगेटिव बन जाएंगे। हाफ एक तरह से एक मोल, यू आर गिवन एवोगाड्रो नंबर मतलब 1 मोल है। अब हाफ मोल जो है वो x2 x+ जा रहे हैं एक तरह से, और हाफ मोल इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म x-। बस अब इन्होंने वैल्यू दे रखी है ना, इफ ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन एंड अदर मस्ट बी एडेड, मतलब इन दोनों रिएक्शन के कारण जो भी एनर्जी आई वो 409 है। ठीक है, if x minus are subsequently converted into x plus, अब ये कह रहे हैं कि x minus को अगर x plus में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, तो ये तो डेल्टा H2 ही है ना, x minus से x plus बना रहे हैं, सॉरी x minus से x plus बना रहे हैं, ये तो डेल्टा H1 है, H2 x plus, ये माइनस डेल्टा H2 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट, अभी हम x2 x minus जा रहे थे, अब यहाँ x minus 2x जा रहे हैं, तो माइनस डेल्टा H2, तो ये दे रखा है डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 733। बस ये दो इक्वेशन बन गई, प्लस और माइनस की, इससे सॉल्व कर लो। अब ये जो डेल्टा H1 है ये क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी बाय 2 है क्योंकि आधे मोल के लिए लिखी हुई है। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 है, तो बस इससे सॉल्व कर लेना। 615 हो गया, तो उसके बाद 17 and 20। 17, there is a big jump from 1.8 to 515.3 for second and third ionization energy of beryllium as compared to, है ना, तो वो inert gas configuration बन जा रहा है after second Be2+ के बाद inert gas configuration हो गया। Question number 20, 1 gram of magnesium atoms in vapor phase absorb 50 kilojoule of energy, find percentage of Mg2+ in final mixture of Mg2+ and Mg+, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसमें सिंपल है, पहले तो इन्होंने ये समझ लो कि ये लिख रहे हैं Mg से Mg+ बन रहा है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई, Mg+ से Mg2+ बन रहा है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो गई, which is given as 740 and 1450 किलोजूल पर मोल। तो 740 डिवाइड बाई 740 लेट्स से किलोजूल पर मोल एंड ये 1450 किलोजूल पर, बट यहाँ पे ये कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो पर ग्राम कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 24, तो अगर ये 1 ग्राम है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो जाएगी 740 by 24 किलोजूल पर ग्राम एंड 1450 डिवाइड बाय 24 किलोजूल पर ग्राम। ठीक है, मतलब 1 ग्राम Mg को Mg+ बनाने में इतनी एनर्जी चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 74 into 3 is 720, तो 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेट्स से राइट नाउ आई विल राइट 30.8 किलोजूल। Mg का 1 ग्राम पूरा का पूरा 30.8 से, है ना, Mg+ में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब 100% इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, 1 ग्राम। अब यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको कट करके देखेंगे तो 24 into 512, तो ये हो जाएगा 60, है ना, 1440 से 10 ज्यादा है, तो अभी मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख ले रहा हूँ 60.4। कितनी चाहिए, 60.4 चाहिए, तो 100% Mg+ Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट है कि बची कितनी तुम्हारे पास, उसने कहा कि 50 किलोजूल एनर्जी दी है, एब्जॉर्ब की है, तो 60.4 नहीं बची है, कितनी बची है भाई आपके पास 19.2। यू कैन राइट 60.4 से तो 100% जाएगा, तो 1 किलोजूल से कितना जाएगा 100 by 60.4, तो 19.2 से कितना जाएगा 100 divided by 60.4 into 19.2. If you are going to solve, this is going to be approximately 30% something,
तो क्या होगा 30% Mg2+ में चला जाएगा, बाकी 70% के आसपास Mg+ में रहेगा। समझ में आया? ठीक है, 24 तक और कोई डाउट? टिल 24। 23, how many fluorine atoms will be ionized by energy released from the process? तो अभी आप समझ जाओगे, है ना। ये कह रहे हैं इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, बताओ इतनी एनर्जी के कितने, है ना, आयनाइज हो जाएंगे फ्लोरीन एटम। यूनिटरी मेथड है, 1681 से 1 मोल होते हैं, तो 1 से कितने होंगे 1/1681, तो 328 से कितने होंगे, सॉल्व। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तो फिर बाद में मोल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 22, 23, both transition as well as non-transition element shows variable valencies. Yes, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब क्या है? ये पहले लिख लो भाई, है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, लिख लो जल्दी से। तुमने पर ग्राम के लिए निकाला और फिर सॉल्व कर लिया। कहाँ तक सॉल्व करना है? बाइवेलेंट मींस होता है जिसकी वैलेंसी 2 हो, ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो, ऐसे टेट्रावेलेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो, पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो, हेक्सावेलेंट 6 हो, ऐसे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। तो अभी मेरे को क्या बताना था नेक्स्ट, वैलेंसी के बारे में भी देख लेते हैं। जनरली वैलेंसी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स participating in bonding। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, दिस इज वैलेंसी। ठीक है, अब आउटर मोस्ट नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, दोनों। सो आइदर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड, or we can say all these electrons can be, let's say, donated, है ना, through let's say ionic bond। तो इस तरह से हम निकालते हैं वैलेंसी। तो फर्स्ट ग्रुप की क्या आती है, let's say फर्स्ट ग्रुप का मतलब है एल्कली मेटल, राइट। फर्स्ट ग्रुप वैलेंसी है ना 1, सेकंड ग्रुप की 2, सेकंड के बाद 13th ग्रुप की 3 और 1। अभी हमने देखा था, आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया था कि 2 वैलेंसी हो सकते हैं, 3, 14th ग्रुप की जनरली 4,2, बट कार्बन के लिए बहुत सारी वैलेंसी पॉसिबल है। ठीक है, सही। 15th ग्रुप के लिए 5,3, 16th ग्रुप के लिए 6, 4,2, ये 3 वैलेंसी पॉसिबल है। एंड 17th ग्रुप के लिए थोड़ा जगह कम रह गई है ना, तो 17th ग्रुप यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं। 17th ग्रुप के लिए नाउ वी आर गोइंग टू से 7, 5, 3 and 1। ठीक है,
अगर एक एग्जांपल से समझाना चाहें तो देखो यहाँ पे ये Na2O, मतलब दो Na लगे हैं ऑक्सीजन के साथ, या फिर NaCl, एक ही वैलेंसी है ना। सेकंड के लिए MgO। थर्ड में हमने देखा है आपको, राइट, let's say we are going to write AlCl3, AlF3, right, kind of ऐसे, ठीक है, राइट। एंड फर्स्ट के लिए लेट्स से हम लिख सकते हैं थैलियम क्लोराइड TlCl ऐसे। 14th ग्रुप में लेट्स से we have seen PbO, PbO2, right? 15th group, let's say we can say AS2 of PCl5, PCl3, let's say. Which example just to give you some idea. 16th group के लिए let's say we can say H2S या H2O, SO2, SO3, इसमें वैलेंसीज बढ़ती जा रही है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे, 3 ऑक्सीजन मतलब 6 बॉन्ड बनेंगे, इस तरह से। 17th ग्रुप में वी कैन सी लेट्स से NaCl है ना, एक तो क्लोरीन के लिए, फिर या फिर ऐसे लिख सकते हैं HCl, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। ये 4 वैलेंसीज बनती हैं। अब इन पे हम ऑक्सी एसिड्स के नाम बताएंगे, तो ऐसा। तो यू कैन सी ओवर हियर वी कैन हैव फॉर नॉन मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी हम देख रहे हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए तो हमने वेरिएबल वैलेंसी देखी हुई है, ठीक है। सो अगर हमें पूछा जाए कि वैलेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, एनी अदर डाउट? ट्वेंटी वन, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल 5.4, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3.4, कैलकुलेट डेल्टा H इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर रिएक्शन। तो देख लो यहाँ पे ये गैस जो है वो Na+ में जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो इनसे टोटल निकल जाएगा 5.4, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इन्होंने पॉजिटिव में दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना हो जाएगा, नेगेटिव में। अब यही दिक्कत है ना, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, ठीक है। यहाँ इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंडोथर्मिक पॉजिटिव, इसमें रिलीज होगी, तो टोटल एनर्जी कितनी रह जाएगी, 5.4 माइनस 3.4, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रह गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो पर मोल कितनी होगी, 2 × 96, 192 किलो जूल पर मोल, डिवाइड बाय 4.18, लेट्स से इसको करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 23 है ना, 96 की जगह, तो अप्रोक्सीमेटली 46। आंसर क्या है देखो, 22 का आंसर 46 है। फोर्टी 1.5, क्या मिस्टेक तो नहीं किया हमने कैलकुलेशन? कहाँ गया 21, 5.4, 3.4, 192 डिवाइड बाई 4.12 करेंगे तो भी इतना ही आएगा, या तो फिर यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, या तो इनमें 5.4 या 3.4 में कुछ गलत वैल्यू गलत है, देख लेते हैं। 3.4 × 96 कितना होता है, ये वैल्यू तो सही है,
326 के आसपास आ रही है, तो 328 होता है। एंड 5.4 तो फिर वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि 41 आ रहा है वो, विच इज नियरली इक्वल्स टू 46। तो आई थिंक ये 5.4 की जगह हो सकता है 5.2 हो, कुछ ऐसा हो, राइट। अगर 1.8 लिखते हैं तो आएगा, 23 से मल्टीप्लाई तब आएगा। 1.8 डिफरेंस आ रहा होगा, तो ये 5.2 होगा। ठीक है, एनी अदर डाउट टिल हियर? आप गेट कैट इक्विप टू जेई मेन में बताओ भाई जल्दी से, फर्स्ट 1 to 10। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टिल 10, 1 to 10, फर्स्ट सेकंड 4 8 4 7 8। चल देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट विद वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S1, ये बताया था, है ना। ये क्या है, D5 आया है, मतलब D ऑर्बिटल का, D सबसेल, D ब्लॉक का कंपाउंड है। बस आंसर हो गया D पहला। सेकंड एलिमेंट XY, तो देख लो ये क्या है, जनरली मान के ये फ्लोरीन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। whenever they are going to combine, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की है 3 वैलेंसी, फ्लोरीन की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई AlF3। ठीक है, सॉरी NH2NP3 है, NH2NP3 है, ओके मैंने गलती कर दी, ये एल्यूमिनियम नहीं होगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, तो PF3, लेकिन कंपाउंड वही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 4 कह रहे हैं M3+ इज हैविंग दिस, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कहाँ फिल होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो किसमें होगा फिल, 4p3 में। तो M इज गोइंग टू बी p ब्लॉक एलिमेंट। सेवन, which of the following has maximum stability, मैंने बताया था, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेवेंथ, with respect to oxygen maximum valency is shown by halogen family, Cl2O7 है ना, अभी +7। ठीक है, एनी अदर डाउट टिल 10? अभी हमने देखा क्लोरीन फैमिली, क्लोरीन में या हेलोजन में +7 तक बात आता है। इलेवन टू 20, 11, select correct statement, across the transition series there is only small decrease in atomic radii from one element to another due to very small increase in Z effective. The rate of decrease in size across the rate of decrease in size across the lanthanide series is less than across the first transition series. Both are correct statement, none of them are. तो I think C होगा। नहीं, लेस क्यों होगा, एक मिनट, रेट ऑफ एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग भी लग रही है ना, तो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन अगर मान लो जाएंगे, देखो पहली बात तो सही है ना, पहली बात सही है, और दूसरे में क्या हो रहा है कि लेंथेनाइड में पुअर शील्डिंग भी लग रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 4f सबसेल में आ रहे हैं,
ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब क्या होगा, तो फिर जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज छोटा होता जाएगा, है ना, बट रेट ऑफ डिक्रीज इन्होंने पूछे हैं। तो अगर हम डी ब्लॉक के कंपैरिजन में देखें, तो रेट कैसे कंपेयर करेंगे, रेट तो डेटा से कंपेयर होगा। हाँ, वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, करेक्ट पेजेस। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो लेंथेनाइट में जा रहे हैं, तो एफ में जा रहे हैं और उनके कारण वो शील्डिंग लग रही है, तो लेंथेनाइट की जितना भी साइज आना चाहिए उससे थोड़ा कम साइज आता है। बट यहाँ पे जो ये पूछ रहे हैं वो रेट पूछ रहे हैं। रेट का मतलब है परसेंटेज चेंज। मेरे को लगता है कि होना तो चाहिए, जैसे कोई चीज छोटी हो रही है ना ऑलरेडी, तो उसमें चेंज, बट आई एम नॉट श्योर, इस पर डेटा बेस क्वेश्चन हो गया ये तो एक तरह से। मेरे को लग रहा है कि सी होना चाहिए आंसर, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इस पे थोड़ा सा आई थिंक कैसे बताएंगे। रेट छोड़ देते हैं, क्या है आंसर, बताओ आंसर। सी दे रखा है, हाँ तो लग तो रहा था कि सी होना चाहिए। वही है, रेट रेट के बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, रेट समझ रहे हो ना, कि कैसा डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपको परसेंटेज चेंज देखना है। चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये डेटा बेस्ड होगा फिर। 12th, select correct alternate size based on size, correct alternate, okay। इसमें सारे सही हैं, नन इज इनकरेक्ट लिखा है ना, हाँ ठीक है, डी। ठीक है, और बताओ, एनी अदर डाउट। 20, 20, 15, 16। Dominant factor in determining ionization energy of element on moving down the group, it is। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डोमिनेंट बात क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि देखो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा नहीं होगा, है ना, मतलब एक आध जगह जहाँ पोर शील्डिंग विल्डिंग लगेगी वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर आ जाएगा, बट डोमिनेंट फैक्टर पूछा है तो आई थिंक एटॉमिक रेडियाई होना चाहिए 15 का, ठीक है, 16, 19, 18। Higher value of ionization energy of 5D transition elements are consistent with the relatively smaller effective nuclear charge, relatively smaller size of atom, ठीक है, साइज छोटा हो जा रहा है बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इज इन ऑर्डर, जैसे जैसे जितना चार्ज बढ़ेगा उतना हाइड्रेशन बढ़ता जाएगा, तो Na+, Mg2+, Al3+। An oxide behaves an acid and base depending on the property of central atom at as it is। तो अगेन एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, दैट मींस मेनली हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, वो अगर ज्यादा होगी तो वो एसिड होगा, कम होगी तो बेस होगा, जैसे हमने देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, लेट्स से MnO MnO2, राइट, Mn2O3 and MnO3 and Mn2O7 ऐसे करके। So this was basic and this was acidic।
तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है, यस। चार्ज पे डिपेंड करती है, यस। स्मॉलर पेनिट्रेशन, या तो मोर पेनिट्रेशन हो जाएगा ना, स्मॉलर क्यों होगा? अंदर स्मॉलर पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर नहीं जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है ना, पेनिट्रेशन घट रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17, 18, 19। Which of the following metal is expected to have highest third ionization enthalpy? Mn बताया है, Mn है ना। Mn में D5 कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है। इनके दो निकलने के बाद कहाँ से निकलेगा? D5 से निकलेगा, इसलिए which of the following arrangement shows correct or decreasing order of paramagnetism? तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। नाइट्रोजन में फिलिंग करके देखो, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड आएंगे, है ना। एल्यूमिनियम में 1 आएगा, 3p, है ना। ऑक्सीजन में 2 आएंगे, ऐसे। ठीक है, 21 to 50, 21 to 30, सॉरी 21 to 30, 24, 29, 25। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इन ऑर्डर, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लो। An element has successive ionization enthalpies as 942, ठीक है, right, 1600, ये तो which periodic table does this element belongs to? देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 के बाद सडन जंप है, तो मतलब 16th ग्रुप में है। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? 16th ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंशियम निकाल के देख लो, राइट। क्या होगा? लॉरेंशियम इज लास्ट एलिमेंट है, तो ऐसा कुछ होगा 4, 15, यही आएगा, 13 तो नहीं होगा। ठीक है, ये होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से डी। जोड़ के देखना है आपको, तो जोड़ के देख लो कि इसमें कितने एलिमेंट है। Which of the following sets of atomic number corresponding to 16th group? ऑक्सीजन इज 8, फिर उसमें 8 जोड़ दो तो 16, फिर उसके बाद 18 जोड़ दो 34, फिर 18 जोड़ दो 52, फिर 32 जोड़ दो 84। Increasing order of electron affinity in electronic configuration of element. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, देख लो ये कौन से ग्रुप हैं। ये P5 मतलब क्लोरीन दे रखा है, ये नाइट्रोजन दे रखा है, ये फ्लोरीन दे रखा है, और ये सोडियम दे रखा है। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन की, फिर सोडियम की, फिर नाइट्रोजन की। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग रेडियाई, तो एक्वस ले रखा है, हाइड्रेटेड रेडियाई पूछ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होती है? घटती है। तो 27 का ए होना चाहिए आंसर। 27 का आंसर क्या है देख लो, और कोई डाउट? 29,
Assuming that elements are formed to complete 7th period, what would be the atomic number of alkaline earth metal from let's say 8th period? तो देख लो, अगर 8th पीरियड में आएंगे 7th पीरियड खत्म होने तक 118 एलिमेंट आने हैं, है ना, 118. कैसे देखें? रेडॉन इज 56 है ना, सॉरी 86, उसमें 32 जोड़ेंगे तो 118 आएगा. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल पूछा है उन्होंने. एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कैल्शियम फैमिली, तो उसमें 2 और जोड़ दो फिर, है ना. 118 में 2 और जोड़ोगे तो 120. थर्टी में आपको बताया हुआ है ये, है ना, NaOH टाइप लिखा हुआ है. कह रहे हैं ये कब टूटेगा, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ना, ये कब टूटेगा, चेक कर लेना. 31 to 40. Calculate the amount of energy required to convert 110 milligram of X atom in gaseous state to. ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो 1 मिलीग्राम दे रखा है ये, तो ये लिखा है 0.11 ग्राम डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया मोल्स. इसको इधर भी कन्वर्ट करने में इतनी एनर्जी जा रही है पर मोल. तो बताओ भाई गैस एटम से ये बनाने में कितनी एनर्जी जाएगी. ये पर मोल है, इतने मोल हो गए. सॉल्व कर लो. 31, 33, 38. Which of the correct order of ionization energies. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है, और इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है शायद, है ना. तो इसमें आपको उल्टा भी देखना है. Cl- के लिए F- से आयनाइजेशन एनर्जी F, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F, है ना. उसके हिसाब से देख लेंगे वैल्यूज. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट आयन. तो ये इसमें आंसर देख लेना, यही आ रहा है आई थिंक. हाँ, यही आया है. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन क्लास 34. ठीक है. Following the transition element IE1 drops abruptly in, this is due to. आई थिंक ये कह रहे हैं कि भाई देखो गैलियम, इंडियम और थैलियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो घट जाती है एकदम से, है ना, जिंक के बाद. तो उसका रीजन क्या हो सकता है? डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है. यस. इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, नहीं, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं ना. डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई होगा. तो जस्ट अपोजिट लिखा है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगली ऑक्यूपाइड एनपी सेल ऑफ हायर एनर्जी देन. हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि पी से निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है एनएस ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल से निकालने की कंपैरिजन, जैसे बोरोन और बेरिलियम में देखा था हमने, वैसा ही. तो सी होगा. So the following statement is correct regarding the process. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है, इलेक्ट्रोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ज्यादा है. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 2 इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस 1. तो देख लो, ये Cl- से Cl और Cl से Cl-, ये दोनों बराबर होंगे. आयनाइजेशन मतलब सेकंड प्रोसेस किसके बराबर होगा? फर्स्ट के.
ठीक है, यही हो गया पहले। भाई ये कह रहे हैं गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो न्यूक्लियर चार्ज तो वहां घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है ना। जेड इफेक्टिव ड्यू टू पुअर शील्डिंग, डी ऑर्बिटल पूरा भर गया है। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई भी नहीं हो रही है, डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगली ऑक्यूपाइड, तो ये कह रहे हैं कि भाई एनपी से पी से निकालना आसान है कंपैरिजन टू एस से निकालने के, तो ये बस सही है, राइट। जिंक कैडमियम एचजी में क्या होगा, H2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसमें क्या होगा, P1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जैसे हमने बेरिलियम, बोरॉन या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के लिए बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ 35। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन, ये बताइए 37। Chlorine is more electronegative than nitrogen. The best explanation is that valence electron in fluorine are on an average a little closer to the nucleus than in nitrogen. हाँ, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो yes, you can say the charge on fluorine nucleus is +9 while that on nucleus is +7। मतलब +9 का मतलब है, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 9 है न्यूक्लियस पे, क्लोरीन पे 7 है। ओके, the valence electron in fluorine and nitrogen are in different cells, thus energies are, ये तो गलती है। इलेक्ट्रॉन in negativity increases from left to right in, अब ये यस, ये तो मतलब डी वाला ऑप्शन एक तरह से ये वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है, बट आई थिंक आंसर ये डी दे रखा होगा। क्या दे रखा है आंसर? क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड भी सही है, मतलब जिन्होंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि, लेकिन अच्छा ठीक है, चार्ज से बी नहीं होगा, ए और डी। बी इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ज अगर इन्होंने दे रखा है +9, तो डाउन द ग्रुप अगर हम नीचे जाएंगे तो जेड इफेक्टिव जेड पे डिपेंड नहीं करता ना, जेड माइनस सिग्मा पे डिपेंड करता है। हाँ, तो जेड से नहीं आएगा डाउन द ग्रुप, जेड तो बढ़ ही रहा है। क्लोरीन के लिए देख लेंगे ऐसे, जैसे मान लो तो वहां पे और बढ़ जाएगा, लेकिन राइट, तो ए एंड डी, डी भी मतलब वही लिखा हुआ है कि ए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो पता नहीं इन्होंने क्या लिया है, यहाँ काउंट किया है। ठीक है, ए ऑप्शन काउंट किया है, तो एक्चुअली में मैंने बोला था ना, ये जो लिखा है वो यही लिखा है ना, क्वेश्चन में जो पूछा है वो यही लिखा हुआ है, तो यस, हाँ ये रीजन हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है एक तरह से बोल सकते हैं। 38 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज दे रखी है, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन ए बी इज, इनका डिफरेंस देख लो, 2.2 आ रहा है, आयनिक बन जाएगा। ठीक है, 39 electron negativity and electron affinity of elements A are X and Y, hence ionization potential of A is, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू लिख लो, X equals to ionization potential plus electron affinity Y divided by 2, solve, you will get ionization potential। ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी ये आ चुके हैं क्लास में, है ना, यही आएगा। मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन बी। 41 to 50 इसमें क्वेश्चन बस हो गया एंड। 41 to 50, 43 48, 43 48, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ द कैटायन, तो देख लो, जिसको देखो चार्ज और साइज में, अगर चार्ज सेम है तो साइज से देख लेंगे, राइट, और चार्ज और साइज में अगर चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये K प्लस सबसे पहले आ जाएगा, K प्लस, क्योंकि बाकी सब में 2+ है। ठीक है, देखिए 48 2 माइनस H2 माइनस फॉर्म इज एंडोथर्मिक, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो आती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू आती है वो हाईली एंडोथर्मिक होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये आउटवेट्स मतलब डोमिनेट्स
एनर्जी रिलीज टू पेयरिंग. मोर स्टेबिलिटी नहीं. मोर एनर्जी रिलीज ड्यू टू पेयरिंग नहीं. अब ये पेयरिंग एक तरह से ये ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग वाला वर्ड नहीं सही है. बाकी तो ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ रहा है भाई. एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद और रिपल्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना. तो ये जो रिपल्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो गया. इसी के कारण तो जबरदस्ती भेजना पड़ रहा है ना. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. इतना रिपल्शन है कि यू हैव टू गिव द एनर्जी, देन ओनली दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गो इनसाइड. ठीक है. 49 तक और कोई डाउट? अब फिर से मैं पूछ रहा हूँ इस पूरी एक्सरसाइज में जेई मेन में कोई डाउट? एनी अदर डाउट जो बच गया हो मैंने नहीं बताया हो? ठीक है. तो अभी देख लो नेक्स्ट होमवर्क ये है जो लोगों ने नहीं किया है. गेट इक्विप्ड टू जेई एडवांस कर लो. विंडोज टू जेई मेन, विंडोज टू जेई एडवांस, है ना. डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी. मैं चाहता नहीं हूँ कि आपकी केमिस्ट्री में कम नंबर आए, है ना. अच्छे से पेपर देना है इस बार का. ठीक है. चलो फिर आज क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं. हाँ पूरा कर लो. ठीक है. बाय.